अब क्या है, अपना जो ये पेनिनसुलर प्लेटो रीजन है ना, ये कुछ पार्ट्स में और फर्दर डिवाइडेड है। कैसे? देखो, ये हमने बात करी कि ये जो है ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो है। ओके, ऐसे वाला जो है। अब इसमें क्या है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। और उसके बाद वाला जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेटो। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। तो अब हम बात करेंगे इस डेक्कन प्लेटो की। ओके, तो ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये कौन बनाता है? डेक्कन प्लेटो की जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है वो बनाते हैं कुछ हिल रेंजेस। वो कौन कौन सी है? सतपुरा, माइकल हिल रेंज, महादेव हिल रेंज, हिल रेंज जो है, हिल्स वगैरह जो है, ये सारी की सारी मिलके बनाती है नॉर्दर्न बाउंड्री किसकी? डेक्कन प्लेटो की, ये वाली बाउंड्री जो है। फिर ये जो डेक्कन प्लेटो है ना, उसमें उसको हम लोग और डिवाइड करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के ऊपर। ओके, अब ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्ट वाले रीजन के अंदर वेस्टर्न घाट्स हैं, ये लोकली अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, डिफरेंट लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स। कैसे? जो ये महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया, यहाँ पर इनको बोलते हैं सह्याद्री। उसके बाद में इस वाले इलाके में इसको बोल देते हैं हम लोग क्या? नीलगिरी हिल्स। उसके बाद में ये जो केरला वाला पोर्शन है यहाँ पर वगैरह, ये जो केरला वाला पोर्शन है यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं अन्नमलाई या कार्डमम हिल्स करके। तो क्या है, इस पोर्शन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और जो वेस्टर्न घाट्स है ना, ये एलिवेशन में, ये जो एलिवेशन है, हाइट है, वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाइट है इनकी वेस्टर्न घाट्स की। दे आर comparatively higher in elevation and continuous on the western ghats than in दी ईस्टर्न घाट। यानी ईस्टर्न घाट्स जो हैं, ये ईस्टर्न वाली साइड से जो घाट्स हैं, उनसे एलिवेशन में भी ज़्यादा लंबे कौन है? वेस्टर्न घाट्स। और वो कंटिन्यूस है, यानी सीधे हैं, बीच बीच में उनके दरारें नहीं है, रोड नहीं हुए हुए। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न जो घाट्स है ना, वहाँ पर तो रिवर्स जाके डिपोजिट हो रही, तो रिवर्स ने काटा भी हो ना, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, वो बीच बीच में से ऐसे टूटे हुए हैं। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है ना, वो कंपेरेटिवली कंटिन्यूस है, बीच में थोड़ा सा टूटा होगा बट कम टूटे हुए हैं, ईस्टर्न घाट से कम टूटे हुए। और ये जो है, इनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो है कितनी? 1500 मीटर की एवरेज हाइट है, जो कि नॉर्थ टू साउथ इंक्रीजिंग है। हाइट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो सदर्न पोर्शन है ना, ये जो वेस्टर्न घाट हो गए, देखो ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट का क्या है, ये वाला जो रीजन है ना, और ऐसे हैं, ऐसे तो यहाँ की हाइट ज़्यादा है, और ऐसे जब हम लोग साउथ में मूव करते जाएंगे ना, तो साउथ के अंदर इसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है नॉर्थ से। यानी नॉर्थ में जो हिल है और साउथ में जो हिल है ना, उसमें जो साउथ वाला है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो एलिवेशन साउथ की तरफ बढ़ रही है। और ऐसे मतलब ऐसे हैं ये, ऐसे करके साउथ में ज़्यादा है और वेस्ट में ज़्यादा है। तो नॉर्थ टू साउथ इसकी एवरेज एलिवेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी हाईएस्ट पीक है अनायमोड़ी, जो कि अनायमलाई हिल्स जो है उनके अंदर है, और उसकी हाइट है 2695 मीटर। देखो सदर्न पोर्शन के अंदर ही है। और जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है वो है दूधा बेटा। वो दूधा बेटा वो कहाँ है? नीलगिरी हिल्स के अंदर। तो नीलगिरी हिल्स वाला इलाका पहले आ जाता है, नॉर्दर्न में आ जाता है कंपैरेटिवली। जो अनायमुड़ी हिल पीक है ना, पीक है उससे, तो अनायमुड़ी हाईएस्ट पीक है, दूधा बेटा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये अनायमलाई हिल्स और नीलगिरी जो हिल्स है उनके अंदर मिलती है। मोस्ट रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। नॉर्मली जो हायर रीजन है वहाँ पे जो रिवर होती है वो ओरिजिनेट होती है, और जो लोअर वाली एलिवेशन में होती है उस तरफ मूव होती है, तो ईस्टर्न घाट में मूव होती है। और हमने कहा था कि जो ईस्टर्न घाट्स है ना, वो कम कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कम क्यों है? क्योंकि उनको इरोड कर दिया रिवर्स ने। कौन कौन सी ने? जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर्स की वजह से यहाँ पे इरोजन हुआ है और वो कंटिन्यूस नहीं है। और ये जो है डेक्कन रीजन है, यहाँ पे कुछ हिल रेंजेस भी है, जैसे कि जावड़ी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नालमला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। बोथ घाट्स, देखो क्या हो रहा है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, इधर ईस्टर्न घाट्स है और इधर वेस्टर्न घाट्स है। बट ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, इन नीलगिरी हिल्स में क्या होता है, ये वेस्टर्न और जो नॉर्थ वेस्टर्न, ये वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट्स है वो मिल जाते हैं नीलगिरी हिल्स में जाके। सो बोथ घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। अब हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड की। जो ऐसे देखा था ये डेक्कन हो गया, तो अब हम देखेंगे इस सेंट्रल हाईलैंड वाले पोर्शन की बात। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर क्या है, इसका एक्सटेंशन कहाँ से है? इट इज़ बाउंडेड बाय अरावली इन द वेस्ट। वेस्ट के अंदर अरावली हो गया, सतपुरा रेंज
सदर्न बाउंड्री बनाता है, और सतपुरा रेंज इसकी तो सदर्न बाउंड्री बनाता है, लेकिन जो डेक्कन है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री भी बनाता है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो साउथ में इसके कौन आ गया, सतपुरा, इधर अरावली हिल्स आ गए। ये जो सतपुरा हिल्स है ना, सतपुरा माउंटेन रेंज है, ये स्कार्प्ड प्लेटो से बने हुए हैं। स्कार्प्ड प्लेटो यानी इस प्लेटो के बीच बीच में दरारें हैं, टूटा फूटा जो प्लेटो है वो है सतपुरा रेंज वाला जो इलाका है ना, उस इलाके में टूटा फूटा स्कार्प्ड प्लेटो है, जिसकी हाइट है 600 से 900 मीटर तक की। और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, उसकी जो एक्सटेंशन है वो उसको हम लोग जैसलमेर तक देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, जैसे कि बर्चांस हैं, तो ये वाले सैंड ड्यून्स है वहाँ पर। बट जब उनको मिट्टी को हटाएंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगी, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका एक्सटेंशन वहाँ तक देखने को मिलेगा, इसके पत्थर देखने को मिल जाएंगे हमें वहाँ पर। राजमहल और वेस्ट में हो गया, साउथ में हो गया, और ईस्ट के अंदर राजमहल हिल्स आ जाते हैं अपने। तो ईस्ट में राजमहल हिल्स हो गए ईस्टर्न साइड के अंदर। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, इसी का पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटो, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और छोटा नागपुर प्लेटो आया, यहाँ पर मालदा फॉल्ट आई, और फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो था वो आ गया। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटो ना, ये मिनरल रिजर्व में रिच है, यहाँ पर अच्छे खासे मिनरल रिजर्व मिलते हैं, और ये सेंट्रल हाईलैंड वाले जो प्लेटोज़ हैं उनका पार्ट है। रेलेक्ट माउंटेन्स हैं यहाँ पर, यानी जो टूटे फूटे माउंटेन्स हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, वो बचते हैं यहाँ पर, क्योंकि डेन्यूडेड है वो, मतलब इरोजन इनका अच्छा खासा हो गया है, और डिसकंटिन्यूस रेंजेस है, क्योंकि पुराने टाइम से जब यहाँ से रिवर्स फ्लो हो रही है तो वो उनको काटती गई है, विंड है उनको काटती गई है, तो रिलेक्ट रेजिडुअल माउंटेन्स ही बचे हैं यहाँ पे। इट हैज़ अंडरगोन द मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस, और मेटामॉर्फिक प्रोसेस है उसके थ्रू अंडरगोन हो चुके हैं ये लोग, मतलब मेटामॉर्फिक प्रोसेस हुआ है सेंट्रल हाईलैंड रीजन पे, और उसका हमें पता है, इसलिए ऐसे चलता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जैसे कि मार्बल, स्लेट, जेनेसिस वगैरह हैं, ऐसे वाले मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक प्रोसेस होता है जिससे रॉक्स क्या होते हैं, एक साइकिल होती है रॉक्स की, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस जो रॉक्स होते हैं ना, ये भी हम लोग नेक्स्ट वाले बुक के अंदर देखें तो इनकी जो साइकिल है ना वो चलती रहती है। इस साइकिल के अंदर क्या है, ये जो माउंटेन है ना, ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस से गया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलते हैं, जैसे मार्बल, स्लेट और जेनेसिस वगैरह। सेंट्रल हाईलैंड का जो एलिवेशन है वो कितना है, 700 से 1000 मीटर का एलिवेशन है अबव द सी लेवल। और जो डेक्कन थे उनका एवरेज एलिवेशन कितना था, 1500 मीटर का उनका एवरेज एलिवेशन था। और स्लोप किस तरफ है, जो सेंट्रल डेक्कन था उसका तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ था स्लोप, और इनका कैसे, इनका है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ स्लोप है। जैसे ये एक माउंटेन हो गया, अब ये डायरेक्शन हो गई, एक तो इसका स्लोप नॉर्थ की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ स्लोप हो रही है ये, और एक तो नॉर्थ की तरफ स्लोप हो रही है, और एक हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर। तो जैसे ये माउंटेन है तो ये इसका स्लोप है ना वो इस डायरेक्शन के अंदर है, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर स्लोप है इसका। मतलब जो रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रही है ना, वो या तो नॉर्दर्न साइड की तरफ जाएंगी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ फ्लो होगी। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं यमुना रिवर। जो यमुना रिवर मतलब रिवर्स की बात आती है तो जो यमुना रिवर्स वगैरह हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। कौन से वाले रीजन से, जो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो रीजन है ना, सेंट्रल हाईलैंड रीजन से ही ओरिजिनेट होती है ज़्यादातर उसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि विंध्यान रेंजेस हो गई, कामूर रेंजेस हो गई, इन सभी रेंज। अब देखेंगे हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो है, यानी अब जो ये वाला जो पोर्शन था जो अलग डिटैच हो गया था मालदा फोल्ड के कारण, उसको देखेंगे। ड्यू टू द नॉर्थ ईस्टवर्ड फोर्स अ ह्यूज फोल्ड वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय हिल्स, जो हमने शुरू में बात कर ली थी। जब अर्थ में जो अपनी इंडियन प्लेट है उसमें नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन जो था उसमें फोर्स लग रहा था, तो उसके कारण क्या हुआ, एक फॉल्ट बन गई उस कहाँ पे, जो राजमहल हिल्स थे और मेघालय प्लेटू जो थे उनके बीच में, और उसकी वजह से क्या हुआ, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है वो हमें डिटैच्ड फील होता है। सो कार्बी आंगलोंग एंड मेघालय प्लेटू स्टैंड्स अलोन, अलोन नहीं डिटैच्ड कहते हो इसको। ओके, दिस फोल्ड इज फिल्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। अब तो ये फोल्ड हमें आंखों से देखने को नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि अब तो इसके अंदर रिवर्स आ गई ना, उन्होंने अपने डिपोजिशन से इसको भर दिया है। अब मेघालय प्लेटो है ना, वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब उसके भी कुछ पार्ट्स है, जैसे कि गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। ये जो हिल्स है ना,
इनका नाम रखा गया है इन वाले इलाकों में जो ट्राइबल लोग रहते थे ना, उनकी जो ट्राइब थी, उन ट्राइब्स के ऊपर इनका नाम रखा है, नेम्ड आफ्टर द रिजाइडिंग ट्राइब्स। जो ट्राइब्स यहाँ पर रहती थी उनके ऊपर इनका नाम रखा गया है, जो मेघालय प्लेटू है उसका। और जैसे छोटा नागपुर प्लेटू बहुत ज़्यादा मिनरल रिच था, वैसे ही मेघालय प्लेटू है वहाँ भी मिनरल रिच इलाका है। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, और ये जो मेघालयन प्लेटू वाला रीजन है ये बहुत हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। जैसे कि मौसिन राम और चेरापूंजी वाले जो इलाके हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी रेनफॉल होती है। इंडिया की हाईएस्ट रेनफॉल इसी रीजन के अंदर होती है। नाउ कम्स द इंडियन डेजर्ट। अब हम डेजर्ट की बात करेंगे। जो अरावली है, ये जो अरावली वाला पोर्शन है, ये अरावली के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इस नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, ये बना था कौन से टाइम में, ये बना था मीजोजोइक जो एरा था ना, मीजोजोइक एरा। जैसे हमने बात करी थी कि कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर बना हुआ है कौन सा, अपना जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना वो, तो वैसे ही जो डेजर्ट है वो बना था मीजोजोइक एरा था उसके अंदर। और इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है। डेजर्ट जो इलाका है अपना जैसलमेर है, वहाँ पर एक फॉसिल जो लकड़ी है ना, लकड़ी के फॉसिल्स का पार्क है आकल में, वुड फॉसिल पार्क। और उसमें जो लकड़ियाँ हैं ना, उस लकड़ियों का टाइम पीरियड देख के हमें पता चलता है कि इसकी फॉर्मेशन मीजोजोइक एरा में हुई थी। जो लकड़ियाँ वो कितने साल पुरानी है, 1800 मिलियन ईयर्स पुरानी लकड़ियाँ हैं जो है वो। और जो प्लेन था वो कितना था, 64 मिलियन ईयर्स का। अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर इज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जो इतनी देर से मैं बात करी हूँ कि सैंड को हटा दोगे तो नीचे जो रॉक स्ट्रक्चर मिलेगा ना, वो पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है। अब ये जो माउंटेन्स है ना, ये जो डेजर्ट है, इट इज़ कवर्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। सैंड ड्यून्स है, मतलब सैंड ड्यून्स होते हैं अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं। कुछ सीधे होते हैं, कुछ ऐसे क्रीसेंट शेप के होते हैं। ये जो क्रीसेंट शेप है, ऐसे वाले जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, उनको हम लोग बरकान्स बोलते हैं, उनसे भी कवर्ड है। इस एरिया को, डेजर्ट को हम लोग मरुस्थली भी बोलते हैं। मरु का मतलब भी सैंड होता है, स्थली का यानी रीजन। ऐसा वाला रीजन जो डेजर्ट वाला जो रीजन है, मरु यानी डेजर्ट, इस रीजन को हम लोग मरुस्थली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लो रेनफॉल है, मतलब 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है इस एरिया के अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्लाइमेट है वो एरिड है, रेनफॉल कम है, क्लाइमेट एरिड है, तो वेजिटेशन भी कम है। इन सब रीजन्स को मिला के हम लोग बोल देते हैं, रीजन्स को मिला के हम बोलते हैं कि ये जो रीजन है वो मरुस्थली है। सर पे या इसके जो सरफेस फीचर्स हैं, यानी अब हमें देखो, प्लेटो का भी कुछ सरफेस फीचर्स था, माउंटेन्स के कुछ सरफेस फीचर्स है, जैसे वहाँ पे हिल्स हैं, पीक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वैसे डेजर्ट के कुछ सरफेस फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो जैसे सैंड ड्यून्स हो गए, और सैंड ड्यून्स ऐसे जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे हवा आ रही है, उस हवा के साथ में सैंड ड्यून्स है ना, वो भी जैसे पहले यहाँ पे था सैंड ड्यून एक, तो जैसे जैसे हवा आई, उस हवा में उस मिट्टी के कण आए, और धीरे धीरे क्या हुआ, नई डिपोजिशन बन के नया सैंड ड्यून यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और देखने को मिलती है वहाँ पर मशरूम रॉक्स। देखो इस शेप की रॉक्स देखने को मिलती है हमें वहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो हवा चल रही है, बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है, उस हवा से क्या हो रहा है, उस हवा में कुछ मिट्टी के कण भी है, वो इस पत्थर के लग रहे हैं जा जाके। अब पत्थर मिट्टी तो है, मिट्टी के जो कण है वो भारी है, तो वो नीचे की तरफ रहेंगे, नीचे की तरफ रहेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली जो साइड है उस पत्थर की वो ज़्यादा इरोजन हो जाएगा उस जगह पे, और ऊपर वाले पे कम होगा, तो वो हमें मशरूम शेप की देखने को मिलेगी। और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्या है, ओवासिस। ओवासिस यानी जो मिराज वगैरह देखने को मिलता है ना, वैसे वाले की डेजर्ट के अंदर, ये डेजर्ट हो गया, इसमें बीच में थोड़ा सा पानी है और थोड़े पेड़ पौधे, ऐसे वाला रीजन भी हमें ऐसे वाले जो रीजन, ऐसा वाला रीजन भी देखने को मिलता है हमें, उसको हम लोग ओएसिस बोलते हैं। ये एक डेजर्ट के फीचर्स हो गए। इसकी ओरिएंटेशन, मतलब इसका झुकाव किस तरफ है, ये किस तरफ बना हुआ है, इसको दो पार्ट के में डिवाइड कर सकते हैं इसके ओरिएंटेशन के ऊपर के बेसिस पर। जो इसका नर्दर्न पार्ट है, इस डेजर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नर्दर्न पोर्शन और सदर्न पोर्शन। जो नर्दर्न पोर्शन है ना, उसका सिंध की तरफ है, यानी उसका स्लोप है ना वो पाकिस्तान की साइड में, और जो सदर्न पार्ट है ना उसका गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है ना उसकी तरफ है स्लोप। क्यों, क्योंकि ये जो रिवर्स है, जैसे लूनी रिवर यहाँ से आके रन ऑफ कच्छ की वाली साइड में जाती है, और ऊपर से जो घग्गर रिवर आती है यहाँ पर, वो पाकिस्तान की तरफ जाती है, यानी इसकी स्लोप दो टाइप है, एक तो सिंध की तरफ जाता है और एक रन ऑफ कच्छ की तरफ जाता है। यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, जो रिवर्स हैं वो एफिमेरल है।
देखो, एक तो एनुअल रिवर्स वगैरह होती हैं, वैसी वाली रिवर्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रिवर्स में जो पानी होता है वो बरसात वाले मौसम में आता है। तो वैसी वाली जो रिवर्स है वो सीजनल टाइप की जो रिवर्स है वो वाली रिवर्स यहाँ पे ज़्यादा है। लूनी रिवर है वो डेजर्ट रिवर का, इस डेजर्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है। और लूनी रिवर का एक फीचर भी पता है, आधे समय तक जो लूनी रिवर है वो मीठे पानी की होती है। और बालोतरा जो एक रीजन है, उस रीजन के बाद में वो जो रिवर है लूनी रिवर वो खारी हो जाती है। और ये यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज वाला सिस्टम देखने को मिलता है कि रिवर होती है वो कुछ टाइम तक तो चलती है, उसके बाद में वो गायब हो जाती है। या तो वो किसी लेक के अंदर जाके मिल जाती है या वो सैंड ड्यून्स के अंदर गायब हो जाती है। और ये जो लेक्स होते हैं या तो इन लेक्स को हम दो टाइप से जाने जाते हैं, या तो नॉर्मली इनको लेक्स बोल देते हैं या फिर इनको हम लोग पलायास बोलते हैं। तो ये वाले जो लेक्स और पलायास है ना, यहाँ पर क्या है, सॉल्ट वाटर मिलता है, ब्रैकिश वाटर है, यहाँ पर सॉल्ट वाटर है। और इसी सॉल्ट वाटर से यहाँ से सॉल्ट ऑब्टेन होता है, जैसे कि सांभर लेक हो गई। तो ऐसी वाली जो लेक्स हैं वो ब्रैकिश पानी मिलता है इन वाले के अंदर, यानी थोड़ा सॉल्टी पानी मिलता है। फिर यहाँ पे बारिश कम है और एवापोरेशन ज़्यादा है, तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स। अपनी लास्ट जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें बताया था कि इंडिया में कोस्टल प्लेन्स की जो लेंथ है वो अच्छी खासी है, कोस्ट की लेंथ बहुत अच्छी है। तो ये वाला जो रीजन है ना, जो समुद्र के बिल्कुल पास पास में, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। लोकेशन के बेसिस पे और जियोमॉर्फिकल प्रोसेस के बेसिस पर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना वो सबमर्ज्ड है। देखो क्या है, मैं दोनों का साथ बताती हूँ। जो ऐसे हैं, जो वेस्ट वाला जो प्लेन है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, पानी से बाहर निकल रहा है, तो वो इमर्जेंट है, बाहर निकलने को इमर्जेंट बोलते हैं, तो ये इमर्जेंट है। और जो वेस्टर्न वाला है, ये वाला जो है वो क्या है, पानी के अंदर, ये कुछ इस टाइप के हैं। तो ये वाला तो पानी में सबमर्ज हो गया और ये वाला पानी से बाहर निकल रहा है। ईस्टर्न वाला इमर्जेंट है और वेस्टर्न वाला सबमर्जेंट है। ऐसे बोलते हैं कि जो द्वारका सिटी थी ना, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, वो जो सिटी थी ना, वो भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उन्हीं का एक पार्ट थी। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कंपैरेटिवली पतले हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से, नैरो बेल्ट है। और सिंस वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे हमें पोर्ट वाली सुविधाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सूरत हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, मझगांव पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नव सेवा हो गई, मारमगांव हो गया, मंगलोर हो गया, कोचन वगैरह हो गए। तो यहाँ पर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को डेवलप करने की फैसिलिटीज़ और कंडीशंस है वो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये समर्जेंट है, यहाँ पे पानी आता है, तो हम यहाँ पर आराम से पोर्ट बना सकते हैं, आराम से आ जाता है। और ये इमर्जेंट हो गया ईस्टर्न वाला, तो यहाँ पे प्लेन्स, ये पानी से एकदम बाहर है, तो यहाँ पर हमें जो पोर्ट वगैरह हम बनाएंगे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे बनाने में कंपेरेटिवली वेस्टर्न साइड के। इसकी एक्सटेंशन क्या है, गुजरात कोस्ट से लेकर नॉर्थ में गुजरात और साउथ में केरला तक है। और अलग अलग टाइप की मतलब ये जो कोस्ट है ना पूरी की पूरी वेस्ट वाली, इसको हम लोग अलग अलग रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे गुजरात की जो है वो कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट हो गई, गुजरात वाली जो कोस्ट है, गुजरात वाला जो एरिया है उसके अंदर। देन महाराष्ट्र के अंदर कोंकण कोस्ट आ जाती है इस वाले एरिया के अंदर। फिर कर्नाटका में आ जाती है गोवान कोस्ट, जो है गोवा के ऊपर नाम लिखा हुआ है, गोवान कोस्ट वो। एंड देन केरला वाला जो पोर्शन आ जाता है वहाँ पर हो जाती है कौन सी, मालाबार कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट है, कोस्टल प्लेन है, उसको भी 4 पार्ट्स में फिर आगे जाके डिवाइड किया हुआ है। और ये जो क्या है, ये बीच में पतली है और नॉर्थ और साउथ के अंदर ब्रॉड है। कैसे, ये जो प्लेन्स है ना पूरा तो एक नैरो पोर्शन है, बट स्पेशली जब बीच वाला पोर्शन आता है ना, वहाँ पर ये जो प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा पतले हैं कंपैरेटिवली इसके नॉर्दर्न और सदर्न पोर्शन के अंदर। और हमें एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है, उसको हम लोग कयाल बोलते हैं। ये जो कयाल्स होते हैं ये बैक वाटर होते हैं, यानी यहाँ पे बैक वाटर इन द सेंस कि रिवर्स जब सी के अंदर मिलती है तो इनके डिपोजिशन वाले जो फीचर्स होते हैं ये भी हम लोग दूसरी वाली बुक के अंदर देखेंगे। तो इसकी वजह से या तो लगून्स बन जाते हैं या फिर बन जाते हैं बैक वाटर। तो ये जो पानी कोस्टल प्लेन्स के पास वाला जो इलाका है, यहाँ पर जो पानी होता है, ये जो बैक वाटर है,
इनको कयाल्स बोलते हैं। ये एक यहाँ का इम्पोर्टेंट फीचर है और इसको काम में लिया जाता है नेविगेशन के लिए या फिशिंग के लिए, क्योंकि पीने में ये थोड़ा खारा होता है, ब्रैकिश पानी होता है यहाँ पर, तो इसको पीने के लिए उतना काम में नहीं लिया जाता। और बोट रेस होती है, एक नैरो ट्रॉफी के लिए एक बोट रेस होती है, जैसे नैरो ट्रॉफी वालम काली, वो आलम काली यानी बोट रेस। ये वाली जो बोट रेस है ना, वो एक पुनामाडा कयाल नाम का एक कयाल है उसके अंदर होती है और ये बहुत फेमस है, आपको देखनी चाहिए, मतलब वीडियो देख लेना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, इमर्जेंट है और चौड़े हैं और यहाँ पे कम हार्बर और पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर बाई चांस कोई रिवर जाती है ना, तो वो डेल्टा नहीं बनाती, बट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर जो रिवर फ्लोज होती है ना, वो डेल्टा बनाती है। मतलब वो रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो डेल्टा बनाती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये भी हम दूसरी वाली बुक के अंदर देखेंगे। देखो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट का कुछ लैंड एरिया है, तो ये यहाँ से जैसे समुद्र शुरू हो गया, बट ये जो कॉन्टिनेंट का जो स्लोप है एक जगह पे जाके ख़त्म होगा ना, इस कॉन्टिनेंटल प्लेट वाला, तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, ये 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है आगे जाके। और इसकी वजह से जो पोर्ट्स बनाना ऑलरेडी जो मुश्किल था वो और मुश्किल हो जाता है इस जगह पे। अब हम देखेंगे आइलैंड्स की। इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक जो अरेबियन सी के अंदर है और एक वो जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर है। अभी हम बे ऑफ बंगाल वालों की बात करते हैं, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो टोटल बे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड्स बने हुए हैं, 572 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, छोटे मोटे जो जितने भी मिला के बोले ना हम लोग। देखो दो, एक चीज़ बताती हूँ, एक होता है आइलेट्स और एक होता है आइलैंड्स। जो आइलेट्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, सिमिलरली आइलैंड वाला ही फीचर है, बस वो साइज़ में छोटे होते हैं और आइलैंड थोड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे वाले 572 आइलैंड है और इनकी जो लोकेशन है वो कैसी है, 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। सिमिलरली ये वाली जो लोकेशन है ये हम लोग लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये हम लोग लक्षद्वीप वाले जो आइलैंड्स हैं उनके भी देखेंगे, 6 से 14 और 92 से 94। ओके। और 2 प्रिंसिपल जो ग्रुप ऑफ आइलेट्स हैं, यानी जो 2 बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आइलेट्स हैं, बहुत छोटे आइलैंड जो होते हैं उनको आइलेट्स बोलते हैं। तो 2 वैसे वाले आइलैंड्स हैं बहुत छोटे और फेमस। एक है रिचीज़ आर्चिपेलेगो। आर्चिपेलेगो क्या होता है, देखो आर्चिपेलेगो यानी आइलैंड्स ही होते हैं, लेकिन ये जो आइलैंड्स होते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, उनको हम लोग आर्चिपेलेगो बोलते हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं ना, इनमें सिमिलर टाइप की कंडीशन होती है और ये सिमिलर चीज़ों से, या तो ये सारे के सारे माउंटेन्स की पीक्स हैं या फिर सारे के सारे कोरल रीफ से बने हुए हैं। तो इन सबकी सिमिलर जो चीज़ हो गई ना, इनको हम लोग एक ग्रुप ऑफ आर्चिपेलेगो बोल देते हैं। जैसे एक रिचीज़ आर्चिपेलेगो है और एक लिब्रिंथ आइलैंड है, ये 2 आइलेट्स हैं, उनके नाम हैं। और अंडमान और निकोबार ये एक ही आइलैंड नहीं है, ये अलग अलग है। तो अंडमान जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको और जो निकोबार आइलैंड है ना, इसको बीच में सेपरेट करता है एक वाटर का चैनल और उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। सिमिलरली लक्षद्वीप में 9 डिग्री और 8 डिग्री और यहाँ पर क्या है 10 डिग्री चैनल। एलिवेटेड पोर्शन, और ये बने कैसे, ये आइलैंड्स क्या है, ये एक्चुअली सबमरीन माउंटेन्स हैं, उनकी पीक्स हैं, उनका एलिवेटेड पोर्शन है ना, वो अभी हम लोगों को आइलैंड्स के रूप में दिखाई देता है। और ये जो माउंटेन्स हैं उनमें एक बैरन आइलैंड नाम का जो एक आइलैंड है, वो जो आइलैंड है ना वो एक इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो भी ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इनके अंदर आता है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। कोस्ट लाइन के ऊपर अपन को कोरल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते, मतलब कोरल रीफ होते हैं, वो एक कुछ जानवरों के स्केलेटन्स होते हैं, उससे सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, वो कोरल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं अपन को कोस्ट लाइन पे। कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल होती है, ये सारी की सारी अभी मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो सेकंड बुक पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी, तो सेकंड बुक के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इसको। तो कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल होती है और इक्वेटर वाले रीजन में जैसा वेजिटेशन होता है ना, वैसा वाला वेजिटेशन इस इलाके में अपन को देखने को मिलता है। किसमें, जो निकोबार है उसके कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है और वेजिटेशन इक्वेटोरियल रीजन जैसा होता है। अब हम देखेंगे अरेबियन सी में जो है, यानी लक्षद्वीप वाला जो एरिया है उसमें, वो कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड से बने हुए थे, 572, और ये 36 आइलैंड से बने हुए, इनमें से जो 11 आइलैंड्स है वहाँ पे लोग रहते हैं। और ये जो केरला की जो कोस्ट है उस कोस्ट से कितनी दूरी पे है,
220 से लेकर 440, मतलब कुछ तो ऐसे हुए ना, ये कुछ ऐसे हैं, तो कुछ तो 220 और कुछ 440 किलोमीटर की दूरी है। और इनकी एक्सटेंशन कैसे है, जैसे इसकी क्या थी 6, 14, 92, 94, और ऐसे ही इसकी कितनी है 8 से 12, 71 से 74, मतलब 8 और 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 से लेकर 70 डिग्री 74 डिग्री ईस्ट। आपको हिंदी में ही याद रखोगे तो आसान हो जाएगा ये याद रखना, 6 से 14, 92 से 94, और ये क्या था 8 से 12, 71 से 74। और इसमें जो ये जो ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स है ना, इसमें जो मिनिकॉय आइलैंड है ना वो सबसे लार्जेस्ट है, उसका एरिया 5453 किलोमीटर स्क्वायर। अब जैसे उसमें 10 डिग्री चैनल था ना, वैसे यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है, और ये 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है आमिनी आइलैंड है उनको और जो कैनामूर आइलैंड है उनको, मतलब नॉर्थ में आमिनी है, साउथ में कैनामूर है, इनको सेपरेट करता है कौन 9 डिग्री चैनल। और ये जैसे वो सबमर्ज्ड माउंटेन पीक्स थे बे ऑफ बंगाल वाले अंडमान निकोबार, वैसे ही लक्षद्वीप वाले बने हुए कोरल डिपॉजिट्स हैं। और ये क्या होते हैं, ये कुछ जानवर होते हैं, उनके स्केलेटन होता है, वो डिपॉजिट होते होते उन्होंने एक आइलैंड का फॉर्म ले लिया। इसकी भी इमेज आपको गूगल करके देखनी है, बहुत सुंदर से होते हैं, कोरल्स होते हैं वो। और जो बीचेस है ना, वहाँ पर उन बीचेस को देख के ऐसे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ होगा, मतलब वहाँ पे जैसे स्टॉर्म आया हुआ होगा। क्योंकि वहाँ पे हमें पेबल्स देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे इकट्ठे हुए बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलते हैं, उसको देख के ऐसा लगता है जैसे स्टॉर्म आया है। तो इन बीचेस को बोलते हैं स्टॉर्म बीचेस। तो ये सारा पोर्शन हो गया अपना। अब देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अभी तो ये वाला जो चैप्टर है इसकी फीडबैक देना और अपने कमेंट्स लिखना, और कोई क्वेरी हो तो वो भी मेरे को बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो और आई विल रिप्लाई इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।